मैं सुनील सर, हम लोग ये देख रहे थे कि ये जो सिलसिला है, अभी जब हम पिछला ये बजट सत्र जो कल से उसका दूसरा चरण शुरू हुआ, ये पहला जब चरण था, तो आसंदी का कैसे बचाव हो रहा था। और हम ये मतलब लगता है कि ये हर मोर्चे पर जो मोदी शाह की बीजेपी है, आज हम बार बार ये चीज उल्लेखित करते हैं 14 के बाद, और वो समझौतों की बात, ब्लेम्स ही ब्लेम्स है, आरोपी आरोप है, बहुत सारे आरोप है, विपक्ष तो बहुत बड़े बड़े ब्लेम्स करता है। यहाँ ये दिखाई पड़ता है कि देखिए कल तक तो आप नहीं तैयार थे, आज जितनी छीछा लेदर हुई है स्पीकर की, किसके कारण छीछा लेदर। अब उनको शायद समझ में आना चाहिए, भी कह रहे थे रामचंद्र जोशी साहब पहले चरण में कि कम से कम अब तो जो बीत गई सो बात गई, लेकिन आगे उसमें ध्वनि था कि बीत गई बात गई आगे तो, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो 12 बरस भी आप उंगली में डाल के रखी तो भी वो पूछ सीधी नहीं होती है, थोड़ा खराब सा है। क्या कहिएगा सारा कुछ, आज जो डिबेट आपने देखी होगी, चल रही है, अभी जारी है, कल ये भी निकला था, हम लोग बात कर रहे थे, दिन में भी बात कर रहे थे कि जो केंद्रीय गृह मंत्री साहब है वो जब अपना पक्ष रखने वाले, रखना चाहिए, सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी, लेकिन जो अब तक का है इस पे एक नोट आपका भी। धन्यवाद संजीव जी। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जो यह उनको हटाने का प्रस्ताव आया, ये अनायास नहीं है। ये देश के इतिहास में संभवतः तीसरी घटना होगी जिसमें किसी लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव आया। क्यों आया? क्या लोकसभा अध्यक्ष का जो सदन के कार्य संचालन का तौर तरीका रहा है उसको लेकर के लोगों के मन में नाराजगी नहीं है? सदन में जो स्पीकर हैं, चाहे सभापति हैं राज्यसभा में, उनको विपक्ष को संरक्षण उनका चाहिए होता है। विपक्ष क्योंकि उनके पास स्पीकर के अलावा कोई है नहीं, कौन को संरक्षण दे। हो क्या रहा था कि अगर आप आसंदी पे बैठ करके सरकार को संरक्षण देंगे तो फिर तो अपने दायित्व का निर्वहन आप नहीं कर रहे हैं। और अगर जो सदन सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव किया था, इस कोई उम्मीदवार नहीं बना था और आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन अब पता चला कि रोज विपक्षी शिकायतें पड़ती चली जा रही हैं। आप यह भी नहीं है कि आप इसी कल्पना कर रहे हैं। रामशरण जी हम लोग से बहुत सीनियर हैं। आप सोचिए कि सदन का कोई भी ऐसा सत्र नहीं होता था जिसमें कार्य स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बड़ी संख्या में स्वीकार न किए जाते थे। बड़ी संख्या में सदन शुरू होता था, तुरंत विपक्ष कोई ना कोई कार्य स्थगन या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर के आ जाता था और इतने महत्वपूर्ण होते थे कि उसको स्पीकर स्वीकार करते थे। और आमतौर पे कार्य स्थगन या ध्यानाकर्षण दोनों प्रस्ताव ऐसे अगर स्वीकार हो गए और उसमें चर्चा हुई, स्वाभाविक सरकार की आलोचना होगी। आप पिछले एक दशक में गिनती पर गिन सकते हैं ये कभी स्वीकार हुआ। ये वही लोकसभा है जिसमें मणिपुर की घटना को लेकर के कार्य स्थगन स्वीकार नहीं किया गया था। विशेष महत्व के चर्चा के जितने भी प्रस्ताव आते हैं, एक लाइन में कह दिया जाता है कि इतने प्राप्त हुए, सबको सभापति ने या अध्यक्ष जी ने स्वीकार कर दिया। क्यों? आखिर विपक्ष कहां जाएगा? उसके पास क्या तरीका अपनी बात करने? सदन की कार्रवाई, सदन को एक निश्चित समयावधि के बाद आहूत करने की व्यवस्था संविधान में क्यों की गई है कि जनप्रतिनिधि अपनी बात सदन के भीतर सार्वजनिक रूप से कह लें और सरकार के अपनी बात को कन्वे कर लें। सदन की कार्रवाई केवल नियम कोई बिल और विधेयक पारित करने के लिए थोड़ा होता है। क्या बैठक बुलाइए और विधेयक पारित कर लीजिए, बिल पास करा लीजिए, काम हो गया? ऐसा तो है नहीं। अब आप सोचिए कि ये विपक्ष ने अब तक शिकायतें की कि जो विधेयक वो अपने स्वभाव में वित्त विधेयक थे उनको राज्यसभा के माध्यम से पेश किया गया और पारित करा लिया गया। ये शिकायतें आई कि नहीं आई? इसको देखने की जिम्मेदारी किसकी है? स्पीकर की है कि आखिर जो विधेयक है उसका स्वरूप कैसा है, केवल विधायी है या वित्त विधेयक? वित्त विधेयक लोकसभा के अलावा कहीं जा नहीं सकता, उस पर कोई स्पष्टीकरण तक नहीं आता। आप सोचिए कि इसी सदन में बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है और विधेयक पारित करा लिए जाते हैं। कितने उदाहरण मिलेंगे आपको? तो ये हालात पैदा अगर हुई है तो इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार नहीं है। और जो बात कल मैं सुन रहा था, जगदम्बिका पाल जी बोल रहे थे, एक घंटे में इतना खर्च होता है, एक दिन में इतना खर्च होता है, एक महीने में इतना खर्च होता है, कई करोड़ रुपए का हिसाब दे दिया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें विपक्ष कोई भूमिका है कि नहीं है?
अगर सदन की कार्रवाई चले और सरकार के बिल विधेयक और प्रस्ताव पारित होते रहे तो सदन का काम हो रहा है, और विपक्ष अपनी बात को रखे और जनहित के मुद्दे को उठा करके बहस कराना चाहे तो उससे समय का नुकसान है। ये व्याख्या कौन किसने तय कर दी? अब सवाल इस बात का है कि सदन का समय, सदन का उपयोग तार्किक तरीके से, सदन का समय में विपक्ष को उतनी ही भूमिका मिलनी चाहिए जितना सरकार के लिए। आपने एक तरफा बना रखा है कि जो कुछ भी है सरकार है, अंततः विपक्ष के लिए कोई मौका ही नहीं। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर 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 सदन अपनी स्पीकर को लेकर के उसको हटाने के लिए प्रस्ताव ला दे, 10 ला दे, तो इस चिंता का विषय होना चाहिए कि आखिर कैसे हालात पैदा हो गए कि सदन का एक बड़ा समूह जो हमारी कार्यशैली से असंतुष्ट हो गया। आप याद कीजिए, जब पहली बार मतलब बावलंकर जी जैसा विद्वान स्पीकर, उनके खिलाफ प्रस्ताव आया, उस समय के प्रधानमंत्री जी का बयान याद कीजिए। उस समय जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, तत्कालीन पीठाधिकारी से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आग्रह किया कि बहस में सर्वाधिक समय विपक्ष को मिलना चाहिए, विपक्ष अपनी बात कहे। और आज क्या हो रहा है? कल बजट सत्र का दूसरे पखवाड़े का पहला दिन था। उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा ट्वीट किया, एक्स पर कितनी बड़ी पोस्ट लिखी उन्होंने स्पीकर के लिए। अब इस सवाल है ना कि एक मर्यादा होती है। अगर स्वाभाविक सी बात है कि स्पीकर को लोकसभा स्पीकर को सरकार का समर्थन प्राप्त होता है, इससे कोई बहस नहीं है, लेकिन विपक्ष का भी समर्थन प्राप्त होता है। विपक्ष भी स्पीकर के साथ खड़ा होता है। विपक्ष नेता, विपक्ष और प्रधानमंत्री और अन्य दलों के नेता मिलकर के चुने हुए व्यक्ति को लोकसभा के स्पीकर तक लेके जाते हैं, पद तक ले जाते हैं, सब साथ लेके जाते हैं। ऐसा थोड़ा है कि स्पीकर केवल सरकार का है, प्रधानमंत्री का है, सदन के नेता का है और विपक्ष के नेता का नहीं है, उनका भी है। तो एक बड़ी सी ट्वीट आपने दी, क्यों दी? आप इससे अनुमान कर सकते हैं कि आखिर सरकार द्वारा सदन के संचालन के प्रति रवैया क्या है। जो आलोचना की जा रही, जो प्रियंका गांधी का आपने बयान सुनवाया, स्वाभाविक सी बात है। एक सामान्य सा नियम है कि अगर विपक्ष का नेता खड़ा हो गया तो जो कोई भी सदन में खड़ा है वो बैठ जाएगा। यहां तक कि सदन के नेता के लिए भी क्यों बैठ जाएंगे, कोई मंत्री भी बयान दे रहा होगा तो बैठ जाएगा। सदन में विपक्ष के नेता को किसी भी बहस पर, किसी भी प्रस्ताव पर किसी समय हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यह नियमानुसार है, यह सदन की कार्रवाई के नियमों के अनुकूल है और हम लोग यही परंपरा में देखते चले आ रहे हैं। आप बोलने नहीं दे रहे हैं। आप एक वाक्य बोलता नहीं विपक्ष का नेता कि दुनिया भर की टिप्पणी आप पढ़ने लगते हैं। आज वही गिना रहे थे, गोगोई ने वही सब गिनाया, सारा कुछ गिनाया। सोचिए, ऑथेंटिकेट कीजिए। अरे ऑथेंटिकेट कराने के लिए तो है ना आपके पास समय। अगर वो नहीं करेंगे तो आपको उनके खिलाफ प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने का अधिकार है, दंडित करने का अधिकार है। सदन को गुमराह करने के आरोप में किसी भी सदस्य की सदस्यता जा सकती है। इस तरह के प्रावधान है। कोई गप मारने की जगह थोड़ा है लोकसभा चाह रहा है सब, और आप वहां बोलने नहीं दे रहे हैं। कुछ भी खड़ा होकर बोल रहे नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर विपक्ष जवाहरलाल नेहरू की बात करे तो किसी को चिंता नहीं है। अगर विपक्ष सरकार के लोग अगर जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करें तो स्पीकर को चिंता नहीं है। विपक्ष का नेता नोटबंदी की बात करने लगे तो कह रहे 20 साल पुरानी मामला है। इसका क्या मतलब हुआ? 20 साल पुराना मामला हो, चाहे 200 साल पुराना मामला हो, अगर वो संदर्भ में है तो उसकी बात की जाएगी। आपको लगता है कि संदर्भ ही तो उसको आप अलग कर दीजिए। तो जिस तरीके से पूरे आप एक दशक से जो सदन की कार्रवाई चलाई जा रही है, और आप देखिए ना सदन को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है। आज तक आपने डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं किया, क्यों नहीं किया? अगर आपको संसदीय कार्यों में, संसदीय प्रक्रिया में, लोकसभा के कार्यशैली में, संसदीय परंपराओं में विश्वास है और आप उसका सम्मान करते हैं तो डिप्टी स्पीकर का पद क्यों नहीं लाते हैं? इसलिए ना कि डिप्टी स्पीकर का पद परंपरागत रूप से विपक्ष के पास जाता है और विपक्ष को यह दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। कारण तो क्यों नहीं है, नहीं दे रहे हैं। तो सदन के में, लोकसभा के भीतर स्पीकर के द्वारा विपक्ष के नेताओं के प्रति जो कार्रवाई, जो जिस तरह का बर्ताव है, वह नाराजगी स्वाभाविक है।
या ओढ़ी हुई या कोई मोटिवेटेड नाराजगी, मैं इसको नहीं पाता। ठीक। यही इन तमाम प्रतिरोधों के बावजूद लोगों ने स्पीकर को स्वीकार किया और स्पीकर की कार्यशैली, आप मतलब कल आप सोचिए कि जगदम्बिका पाल जी राहुल गांधी को संबोधित कर रहे थे, राहुल 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 से, पर आप किसको संबोधित कर रहे हैं भाई? आप कह सकते हैं क्या सदन के नेता मोदी जी को मोदी मोदी कह सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं? एक सामान्य शिष्टाचार होता है, जो सदन की कार्रवाई लोग देखते हैं, युवा पीढ़ी देखती है, उससे भी प्रेरित होती है कि आखिर मुझे किसी के प्रति किस तरह का आचरण करना चाहिए। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये पूरा का पूरा जो बहस है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्पीकर के खिलाफ उनको हटाने का प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। जी हाँ। सरकार समर्थन में है, सरकार का बहुमत है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह की बहस होना ही अपने आप में चिंताजनक है। बिल्कुल। ये संसदीय परंपरा के ऊपर संसदीय इतिहास में बहुत बड़ा प्रश्न है ये, कि आखिर ये हालात कैसे पैदा हो गए। बिल्कुल जी। बिल्कुल। और एक बड़ा दिलचस्प मैं देख रहा था कि कैबिनेट की बैठक जब खत्म हुई तो प्रधानमंत्री जी निर्देश दे रहे हैं अपने कि मंत्रालय मिलकर काम करें, तालमेल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो चुनौतियां हैं संभावित उससे निपटने की तैयारियों में रही है। अरे भाई, आप तो मुखिया हैं सर, ये भी यहां पर भी आप कैबिनेट नीचे है, उनको बोलने नहीं देंगे। अभी हम ये भी देख रहे थे, कल ही देखा था कि वो सारे अधिकार आपने लिए कि हम जो समझौते करना है, जो प्रधानमंत्री स्वतंत्र हो गए कि एक बार आएंगे 6-8 महीने में एक बार में आप कैबिनेट से उसको अप्रूव करा लिए जो जो करना है। तो फिर यही तो विपक्ष ब्लेम करता है कि आप बेच दीजिए सारा कुछ, जो बेच दिया है यहीं पर। तो ये जो टोटल स्थिति है, और आपने 11वें दिन आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया और आप दावे बड़े बड़े कर रहे थे, कहां ले जाके हम है और क्या हाहाकार होने वाला है फर्दर। एक अंतिम टिप्पणी आपकी। और फर्टिलाइजर भी है सर, फर्टिलाइजर जिस तरीके से संभावनाएं दिख रही है उसमें तो खेती हमारी चौपट हो जाने वाली, जो दिख रहा है सामने अभी जो हालात है उसको मद्देनजर। नहीं, पेट्रोलियम गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के बहुत बड़ा संकट होने वाला है। और आप ढेर सारा आपका आयात वहां से होता रहा है और उसकी आपूर्ति और जगहों से बंद हो गई। वो संकट तो आपके सामने आएगा। इस संकट को आप स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार थे। बार बार बयान दे रहे थे आपकी, मेरे पास इतने दिनों का भंडारण है, उतने दिनों का भंडारण है। संभव है क्या ये? कोई उसकी नियमित आपूर्ति अगर नहीं होगी तो आप अपने भंडारण से उन जो जरूरतें हैं देश की पूरी नहीं कर सकते। संभव ही नहीं है। एक तरफ आप बयान दे रहे थे किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसी समय पे एक आदेश आप जारी कर रहे थे कि 25 दिनों के बाद आप गैस की बुकिंग करेंगे। उसी समय आप आदेश जारी कर रहे थे कि 60 रुपया गैस की कीमत बढ़ गई। क्या है ये? आप स्वीकार क्यों नहीं करते चीजों? ये एक संकट है और ये इस संकट में पूरे देश को इस संकट से जूझना है। आप अच्छा डिक्टेट कितने हो रहे हैं आप? जब आप गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की खरीद कर रहे थे आप रसिया से, तब आपने अमेरिका के डिक्टेशन को आपने स्वीकार कर लिया। अब अमेरिका कह रहा है, पहले फिर आप कर रहे थे कि नहीं साहब, हम तो एक आजाद हिंदुस्तान देश है ये और एक संप्रभु देश है, अपनी जरूरतों के अनुसार, ऊर्जा जरूरतों के अनुसार निर्णय लेगा। उसी समय ट्रंप सरकार ने आदेश दे रही थी कि 1 महीने के लिए आपको छूट है, आप चाहे रसिया से तेल खरीद सकते हैं। उधर रसिया कहने लगा कि जो कम कीमत पर हम आपको तेल देते था वो कम कीमत पर हम नहीं देंगे। जो कमर्शियल रेट है, जिस कीमत पर हम बाकी लोगों को बेचते हैं उसी कीमत पर आपको ही बेचेंगे। कितना नुकसान उठाया आप? देश के राजस्व का जो टैक्स पेयर का पैसा है उसका कितना आपने नुकसान उठाया? आज स्थिति है कि आपकी जो नीतियां हैं वैश्विक पैमाने पर, उन नीतियों से आप घिरे हुए हैं। आप इस पूरे संघर्ष में क्या कोई भारत की भूमिका दिख रही है? माने भारत क्या एक दो अति पिछड़े देश हैं, माने अफ्रीकी कंट्रीज तक बोल चुके हैं इस मसले पर, यूरोप के देश बोल रहे हैं। माने आप श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश बोल चुके हैं, भारत मौन है। ये कभी इतिहास में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ इतिहास से पहली बार हो रहा है। मेरी स्मृतियों में नहीं है, रामशरण जी को भी के भी स्मृतियों में संभवतः नहीं होगा कि कोई प्रधानमंत्री लोकसभा में आए ही ना। लोकसभा तो के ऐसे गंभीर मौके पर ऐसे गंभीर मसले पर जी जी, और राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव बिना प्रधानमंत्री के जवाब के पारित हो जाए और आप ये कहिए कि नहीं कुछ उदंड लोग सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहते हैं। सरकार ये बात कर सकती है क्या? अगर कोई उदंड है तो उसकी उदंडता आप क्यों स्वीकार कर रहे हैं? दरअसल आप उसके आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप उसको उदंड होने का आरोप लगा रहे हैं।
आपके आपके पास किस चीज का कोई जवाब नहीं है। इतने बड़े मसले पर आप सोचिए कि अयातुल्लाह खमेनी की हत्या के बाद 5 दिन तक आप चुप रहे। कहीं होता है ऐसा? क्यों चुप रहे भाई? एक सामान्य शिष्टाचार है। एक अगर आप हम एक सार्वभौम राष्ट्र है, हमारी संप्रभुता है, और हम किसी भी और कौन व्यक्ति किस देश में क्या है या वो देश तय करेगा कि आप तय करेंगे? वो कहता है कि ईरान कहता है कि अयातुल्लाह खमेनी हमारे सर्वोच्च नेता हैं। आप बहस क्या करते हैं कि साहब तो राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे? कौन तय करेगा इसको? वो देश तय करेगा कि आप तय करेंगे? वो देश कह रहा है कि हम 40 दिन तक शोक मनाएंगे। वो देश कह रहा है कि 10 दिनों तक हमारा झंडा झुका रहेगा, और आप कह रहे हैं कि आप इसे बहस में लगे हुए कि नहीं नहीं कोई संवैधानिक पद उनके पास नहीं। कोई पद था या नहीं था वो तो वो देश तय करेगा ना, उस देश के दूतावास तय करेंगे। आप उसे भी गलत बयानी कर रहे हैं। परिणाम क्या हुआ? ये भी कहा गया फोन नहीं लग पा रहा, ये भी बड़ा हास्यास्पद है। अब सोचिए आप, और उसके बाद 5 दिनों के बाद आप विदेश सचिव को भेजते हैं। विदेश सचिव भी अपने शोक सभा में खमेनी का नाम तक नहीं लेते। फिर जब अभी आप जन दबाव बढ़ता है, दुनिया का दबाव बढ़ता है, तो आप कहते हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता जाएंगे, वो भी शिया समुदाय कोई नेता जाएंगे। तो क्या आप एक सामान्य सा कार्य जो सरकार की तरफ से एक शोक संदेश से पूरा किया जा सकता था, उसको 3 बार आपने उस मुद्दे पर आपको झुकना पड़ा, बैकफुट पे आना। जो ये सब प्रोटोकॉल, ये सब मान्यताएं, ये सब परंपराएं आज थोड़े बनी है। ये 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब थोड़े बना है। ये जमाने से परंपराएं चली आ रही हैं। दुनिया का हर देश इसको मानता है। आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये स्थिति होती है कि कई बार आपको सुधार करना पड़ता है। इस समय पूरी दुनिया, इस समय इसमें कोई बहस नहीं है, इस समय पूरी दुनिया इजराइल, यूएस और ईरान के झगड़े से जबरदस्त ऊर्जा संकट से गुजर रही है जी। और इस ऊर्जा संकट से निजात पाने की जिम्मेदारी सभी देशों की है। बिल्कुल, सभी देश अपनी अपनी सीमाओं में प्रयास कर रहे हैं, और इजराइल और अमेरिका जिन्होंने इस युद्ध को शुरू किया, उसको युद्ध पर समाप्त करने के लिए दबाव भी डाल रहे हैं। भारत एक अकेला देश है जो मौन है, कुछ भी कोई बात नहीं कर रहा है, जबकि भारत की इस दक्षिण एशिया की इस राजनीति में बड़ी भूमिका हो सकती है। नहीं, ब्रिक्स का अध्यक्ष है सर। ब्रिक्स का वो अध्यक्ष है। आप कहीं किसी लेवल पर, मुझे लगता है ईरान से ही सीखना चाहिए। ईरान ने जिस तरीके से, देखिए वो जो कुछ जूनियर खमेनी को मारने की उन्होंने धमकी दी है, अमेरिका ने वो परमाणु हथियार के उपयोग की बात, वो डिग नहीं रहा है। उसको लग रहा है कि बाहर पारी है, संप्रभुता के लिए लड़ना होगा। हम तो किसी लेवल पे गए, हम तो चुप्पी पर हैं, किसी लेवल पे हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं सर। यही संकट और दिक्कत की बात है कि आप कहीं तो कुछ मुख खोलिए, जब मौका है तब तो बोलिए, कि नहीं बोला। बड़ा विचित्र हाथ जो अभी आने वाले दिनों में मुझे लगता है अगर ये खिंच गया तो और भारी 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 संकट से देश को गुजरना होगा। और वो हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे वो ना हो, इनको बुद्धि आ जाए, ये सब ना करें, कुछ रास्ता निकल सके निकले। हम जो चुप हैं खामोश रहे, लेकिन कम से कम इससे निजात मिल जाए दुनिया के लोगों को, हमको भी मिले। मैं शुक्रिया अदा करूंगा सर रामचंद्र जोशी साहब, अजय जी और सुनील सर, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद सर।